हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी में हमारा सेल ऑर्गेनल्स चल रहा है। उस सेल ऑर्गेनल्स में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्लास्टिड के बारे में बात किया, पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी बात किया हमने, अलग-अलग तरह के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हमारे पास आता है एक और, जिसको कहते हैं हिंदी में रसधानियां, जिसको कहते हैं वैक्यूलस। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रसधानियां के बारे में, वैक्यूलस के बारे में। देखिए, दो तरह के सेल है हमारे पास। एक है आपका एनिमल सेल, दूसरा है हमारे पास प्लांट सेल। जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में यहां पर देखिएगा तो आपको मिलेगा वैक्यूलस, जिसको हिंदी में रसधानियां कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं आप? रसधानियां कहते हैं। उसके बाद जब हम एनिमल सेल्स के अंदर आएंगे तो एनिमल सेल्स में भी देखिएगा यहां पर आपको रसधानियां मिलेगा। दोनों में कंपेयर कीजिए। जब आप प्लांट सेल्स के अंदर रसधानियों को देखेंगे तो ये थोड़ी बड़ी होती है, आकार में थोड़ी बड़ी होती है। किसके बनिस्पत? तो जो जंतु कोशिकाएं होती है, उस जंतु कोशिका के अंदर जो वैक्यूलस होती है वो थोड़ी छोटी होती है। बनिस्पत किसके? प्लांट सेल्स के बनिस्पत। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो रसधानियां होती है, ये रसधानियां दोनों ही कोशिकाओं में होती है, इसका अलग अलग कार्य होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम अलग करके देख लेते हैं इस वैक्यूलस के स्ट्रक्चर को, या वैक्यूलस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस वैक्यूलस को। देखिए, मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो प्रोमेटियस होती थी, उन कोशिकाओं में जो कोशिकांग हैं वो झिल्ली वाले नहीं होते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो जितने भी कोशिकांग होंगे वो झिल्ली वाले होंगे। इसी प्रकार से जो रसधानियां होती है, जिसको कि हम लोग वैक्यूलस कहते हैं, सेल वैक्यूलस कहते हैं, उसके भी झिल्ली है। उसकी भी क्या है? एक बाहरी झिल्ली है। इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या ये? टोनोप्लास्ट। यही टोनोप्लास्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोनोप्लास्ट। इसी टोनोप्लास्ट को कह सकते हैं आप, जो वैक्यूलस है उस वैक्यूलस की बाह्य झिल्ली जो होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद देखिएगा इस वैक्यूलस के अंदर जो है एक जगह होता है जो एकदम वैकेंट होता है, खाली होता है। इसको कहते हैं सेंट्रल वैक्यूली, सेंट्रल वैक्यूली। ठीक है। उसके बाद इस जो वैक्यूलस है, इस वैक्यूलस के अंदर कुछ द्रव भरा रहता है जो अलग अलग पदार्थों का बना होता है, जिस जैसे कि प्रोटीन है, फैट है ना, लिपिड है। ऐसे सब चीजों का जो पदार्थ होता है इसको कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं इसको? सेल सैप। मतलब इसके अंदर, इस वैक्यूलस के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को सेल सैप कहते हैं। ठीक है। इसमें मेन तीन ही पार्ट है। टोनोप्लास्ट होता है, सेंट्रल वैक्यूली होता है और सेल सैप होता है। ठीक है। अब याद रखना है कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, जब प्लांट जो है कुछ ज्यादा ही स्पीड में ग्रोथ करता है। इस ग्रोथ के कारण जो है, जब ग्रोथ करता है स्पीड में, तो इस ग्रोथ के साथ उसके अंदर जो जीव द्रव होता है उसका विकास बहुत तेजी से, उतनी तेजी से नहीं हो पाती है जितनी तेजी से पौधे की कोशिकाओं का या पौधे का विकास होता है। अब इसी क्रम में क्या होता है कि जो प्लांट का वैक्यूली है वो ज्यादा बड़ा डेवलप हो जाता है, उसमें रसधानियां जो है वो बड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूलस होता है वो प्लांट को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है ना। क्या करने में? हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। ज्यादा कुछ भास्ट नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट्स आता है, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या आता है? कोशिका की जो रसधानियां होती है वो चारों ओर झिल्ली से घिरी होती है। किससे? मेम्ब्रेन से घिरी होती है। याद रखिएगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, किसके? तो चाहे वो प्लांट सेल के हों, चाहे एनिमल सेल्स के हों, मतलब कहने का है कि यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बाहरी ओर जो है एक झिल्ली बनी होती है। अब यहां पर देखते हैं रसधानी के बारे में। अगर हम देखते हैं, कहता है कि रसधानी भी चारों ओर से झिल्ली से घिरी हुई रहती है। इसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग? टोनोप्लास्ट। जैसे कि हमने इमेज में दिखाया था, टोनोप्लास्ट क्या हो गया? जो वैक्यूलस है, उस वैक्यूलस की जो बाह्य झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। कहता है रसधानियां छोटी या बड़ी हो सकती है। अब छोटी किस में होगा? तो छोटी जंतु में होगा।
किसमें होगा? छोटी जंतु में होगा, और बड़ी किसमें होगा? तो बड़ी पादप कोशिकाओं में होगा। किसमें होगा? अगर हम देखें कि छोटी जो कोशिका होती है, छोटी जो वैक्यूलिस होती है ना, वो किसमें होती है? तो जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। लेकिन जब हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो जंतु कोशिका की बनस्पत जो है, पादप कोशिका में रसधानियां जो है वो बड़ी होती है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो कहता है इन रसधानियों के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे रहते हैं। क्या होते हैं कि जो रसधानियां होती है उसके अंदर ठोस या फिर तरल पदार्थ जो है वो भरा हुआ रहता है। कहता है कि जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है। क्या होती है? जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। जैसे मैंने बताया कि कहाँ छोटा होगा? तो जंतु कोशिका में छोटा होगा, और पादप कोशिका में क्या होगा? यही वैक्यूलस जो है बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो वृद्धि है जंतु और पादप की वृद्धि दर अलग अलग होती है। चलिए, कहता है कुछ परिपक्व पादप कोशिकाओं के मध्य में बहुत बड़ी रसधानियां होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी रसधानियां होती है। कहता है परिपक्व मतलब जो मैच्योर्ड प्लांट है, मैच्योर्ड प्लांट सेल जो है उसके अंदर जो है, उसके बीच में जो है बहुत बड़ी रसधानियां होती है। क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ रेट थोड़ा अलग होता है, वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। अब जल्दी ग्रोथ करने के क्रम में क्या होता है, उसके अंदर जो जीव द्रव भरा रहता है, वो जीव द्रव जो है उतनी तेजी से नहीं विकसित हो पाता है, जिस कारण से उसके अंदर जो है वैक्यूलस का निर्माण हो जाता है, रसधानियों का निर्माण हो जाता है। तो यही बात कहता है कि जब कुछ परिपक्व जो पादप कोशिकाएं होती है उसके मध्य में बहुत बड़ी रसधानियां होती है, जिसका आयतन जो है प्लांट सेल्स के, जिसका आयतन माप जो है, जिसकी माप कोशिका का आयतन जो है उसका 90% तक हो सकता है। मतलब समझिए कि अगर हमारा ये सेल है, इस सेल के अंदर वैक्यूलस की इतना बड़ा वैक्यूलस होगा कि 90% वॉल्यूम जो है वो सिर्फ वैक्यूलस का होगा। किसका होगा? तो सिर्फ वैक्यूलस का होगा। कहता है जिसकी माप कोशिका के आयतन का 90% तक हो सकता है, मतलब 90% जो है ये वैक्यूलस ही छेक लेता है, बाकी और भी रहेगा। तो क्यों होता है? तो बताया मैंने कि क्या होता है, जब विकास होता है तो उसी क्रम में इसका निर्माण हो जाता है। कहता है पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस क्या रहता है? कोशिका रस भरा रहता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल सैप। जैसे इमेज में हमने दिखाया था, क्या भरा रहता है? सेल सैप भरा रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग कोशिका रस। अब ये कोशिका रस जो होता है वो निर्जीव पदार्थ बना होता है। किसका बना होता है? निर्जीव पदार्थ का बना रहता है, जिसमें क्या होता है? सॉल्ट होता है, जिसको हम अंग्रेजी में लवण, हिंदी में लवण कहते हैं, शुगर होता है, शर्करा होता है, एमिनो एसिड होता है, और कुछ प्रकार के उसमें अंदर में प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोनिक एसिड भी होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक अम्ल, भी उसके अंदर भरा रहता है। तो याद रखिएगा, जो सेल सैप होता है, सेल सैप कहां मौजूद होता है? जो प्लांट सेल होता है। कहां पर? प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूलस होता है उसके अंदर सेल सैप होता है। सेल सैप को कहते हैं हिंदी में कोशिका रस कहते हैं। इसी कोशिका रस में क्या क्या पदार्थ होता है? तो याद रखिएगा कि शर्करा भी होता है, लवण भी होता है, साथ में क्या होता है? तो अम्ल भी होता है, एमिनो एसिड जिसको कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन, कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है, साथ में कार्बोनिक एसिड भी भरा होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए, कहता है इस तरह की कोशिका रस युक्त रसधानियां केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। याद रखिएगा कि कोशिका रस युक्त, क्योंकि जब हम एनिमल सेल्स के अंदर देखते हैं, जो जो हमारा होता है वैक्यूलस होता है, रसधानियां होती है, वो बस वाटर को क्या कहते हैं, वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल्स में बात करेंगे तो ये जो वैक्यूलस होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसमें ये बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अभी हमने क्या देखा? सॉल्ट देखा। क्या देखा? सॉल्ट देखा, शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड भरा रहता है। तो कहता है कि कोशिका रस युक्त रसधानियां जो होती है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। मतलब सेल सैप से भरा हुआ जो सेल होगा या वैक्यूलस होगा, याद रखिएगा, सेल सैप से भरा हुआ जो वैक्यूलस होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाएगा, और किसी में नहीं पाया, मतलब जंतु में नहीं पाया जाएगा। कहता है पादप कोशिकाओं में रसधानियों का
प्रयोजन, राजधानी का जो प्रयोजन है, मतलब कि पर्पस क्या होता है राजधानी के विकास का, या कैसे राजधानी हो जाता है। तो कहता है पादप कोशिकाएं तो तीव्र गति से वृद्धि करती है। अब देखिए क्या कहा मैंने कहा था कि जो पादप कोशिकाएं होती है वो तीव्र गति से वृद्धि करती है। अब इस तीव्र गति से वृद्धि करने के कारण क्या होता है, उसमें जो जीव द्रव होता है, जो जीव द्रव उसमें पाया जाता है, उसकी वृद्धि जिस रेशियो में प्लांट सेल्स की वृद्धि हो रही है, उसी रेशियो में अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे, जो प्लांट सेल्स के अंदर जो जीव द्रव है, उस जीव द्रव के क्या कहते हैं, उस जीव द्रव की वृद्धि उस दर से नहीं होती है जिस दर से प्लांट के सेल्स में वृद्धि होती है, जिस कारण से नहीं बढ़ पाती है, जिस कारण से नया जीव द्रव्य उस अनुपात में नहीं बन पाता है। कहता है ना कि उस रेशियो में नहीं बन पाता है, तो उस रेशियो में नहीं बन पाने के कारण जो है जीव द्रव्य में रसधानियों का निर्माण हो जाता है। अब जीव द्रव्य यहां पर प्रोटोप्लाज्म के संदर्भ में याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, सेल, कोशिका द्रव, सेल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियस आता है। तो कहता है कि जिस स्पीड में प्लांट सेल्स की वृद्धि होती है, उस स्पीड में जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की वृद्धि उसी स्पीड में नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण क्या होता है कि जीव द्रव जो बना है अंदर में, उसमें रसधानी का निर्माण हो जाता है, वैक्यूलस का निर्माण हो जाता है। कहता है कि एक कोशिकीय जीव जैसे कि एमीबा, एक कोशिकीय जीव जैसे कि एमीबा होता है, उसमें खाद्य संग्रह वाला रसधानी होता है, खाद्य रसधानी होती है, जिसको कहता है कि खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिसका वो अपने लिए उपयोग करता है। खाद्य संग्रह वाला वैक्यूलस पाया जाता है। क्या होता है, खाद्य संग्रह करने वाला वैक्यूलस होता है, जिसमें कि खाना जो है वो संचित होता है, बाद में उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब वैक्यूलस का हम कार्य देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। देखिए कहता है कि जो फंक्शन, कार्य, कहता है जो वैक्यूलस होता है वो जंतु कोशिका के अंदर जो वैक्यूलस मौजूद होता है उसका काम है जल संतुलन करना, वाटर बैलेंस करना। क्या करता है, जंतु कोशिका के अंदर जो वैक्यूलस होता है उसका काम होता है कि जो जल है सेल्स के अंदर जो बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वैक्यूलस कार्य करता है। अगला पॉइंट कहता है कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग रखती है। कहता है कोशिका रस में जो पदार्थ है और जीव द्रव में जो पदार्थ है, उस दोनों को अलग करने का काम करती है, उस दोनों को अलग रखने का काम करती है। क्योंकि हमने देखा है कि जीव द्रव अलग तरह से बना होता है ना, कोशिका द्रव्य मतलब हो गया कि जिसमें कि आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ जाता है उसको, और उसके अंदर जो कोशिका रस, सेल सैप है, उसको डिफरेंशिएट करने का काम करता है। कहता है कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। याद रखिएगा, कुछ यूनिसेल्युलर जीव जो होते हैं उसके अंदर जो रसधानियां होती है उसका काम होता है जो एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प कर देता है। अगला पॉइंट कहता है कि पादप कोशिकाओं में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है, स्फीति या फिर कठोरता प्रदान करने का कार्य करती है। तो आज हमने क्या देखा, तो याद रखिएगा कि आज हमने सेल के अंदर वैक्यूलस को देखा, वैक्यूलस को समझा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल के न्यूक्लियस के बारे में, और सेल के अलग अलग जो और बचे हुए ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रोत्साहन के बल पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जिस कारण से हम वीडियो बना पाते हैं। तब तक आगे इसी तरह चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।